स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो चैप्टर 2 पे है हम अभी, और इसमें हम देख रहे हैं राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया टू टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। और जो सिस्टम है उसकी जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है विच इज़ कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको हम पॉलिनोमियल ऑफ एस लैप्लास डोमेन में इस इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर एस टू द पावर represents the order of the system. So this is a fourth order system, और प्रैक्टिकल जो सिस्टम है उनका ऑर्डर जो है ना वो इससे हायर भी हो सकता है, तो हायर ऑर्डर सिस्टम्स भी हो सकता है। तो इन कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट वी वुड लाइक टू सी वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो उसके लिए हम स्टेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें हम राउथ हार्वर्ड को देख रहे थे कि राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया को यूज़ करके आप सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। सो टुवर्ड्स दैट वी वर एट दिस पॉइंट के जिसमें कि हमने ये राउथ हार्वर्ड एरे बनाया था, और इस राउथ हार्वर्ड एरे के कोफिशिएंट्स जो थे दे वर द फर्स्ट टू रोज वर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसमें कि फर्स्ट रो is representing the coefficients of even order, and the second row represents the odd order. तो higher order, highest order से आपने start करना है, चाहे वो even है या odd power। तो s की पावर 4 इसमें जो कि highest है, तो हम 4 is an even number, तो पहली जो entries होंगी they would be the even power terms के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस पहले रो में आ जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ऑर्डर 3, 4 के बाद ऑर्डर 3 है, तो इसके बाद एस क्यूब आ जाएगा, फिर एस स्क्वायर एंड सो ऑन, तो अप टू ऑर्डर 0। तो पहले दो रोज में आप पॉलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट है वो उठाते हैं, पहले एस की पावर 4 से शुरू करते हैं और फिर इवन ऑर्डर में चलते हैं। तो एस की पावर 4 का कोफिशिएंट 2 है, फिर इसका कोफिशिएंट 5 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर एस नॉट जो कि इसको भी हम इवन ले रहे हैं, तो ये 6 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ऑड सीक्वेंस चलेगी, तो 3 2, ठीक है, पावर 3 पावर 1, तो 3 एंड 2। उसके बाद फिर हमने इसको कंप्यूट करना शुरू किया, इसके एस स्क्वायर की जो रो है, फिर एस 1 की रो, और फिर एस नॉट। तो ये कंप्यूटेशन का तरीका मैंने बताया था कि कैसे करना है। एस स्क्वायर की रो को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद एस 1 और फिर एस नॉट। ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। यू कैन गो थ्रू दैट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन। तो जब आप एस नॉट पे पहुंच जाते हैं तो देन आपका जो ये एरे है ये कंप्लीट हो जाता है, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उस फर्स्ट कॉलम के ऊपर आपने फोकस करना है और देखना है कि कितना इसमें साइन चेंजेस हैं। जितने साइन चेंजेस होंगे उतना आपके रूट्स राइट ऑफ प्लेन में पड़े होंगे। तो दिस अ टेस्ट, राउथ हार्वर्ड टेस्ट, तो वो बता देता है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इस जो पॉलिनोमियल जो आपको मैंने दिखाया था ऊपर अभी, उस पॉलिनोमियल में कोई ऐसे रूट्स हैं जो कि राइट ऑफ प्लेन में हैं। तो मतलब रूट की लोकेशन का आइडिया दे देता है आपको। तो अगर राइट ऑफ प्लेन में रूट्स होंगे तो फिर सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। तो फॉर अ स्टेबल सिस्टम ऑल दी रूट्स मस्ट बी इन द लेफ्ट ऑफ प्लेन। ठीक है। और ये जो राउथ हार्वर्ड है ये आपको ये भी बताता है कि इमेजिनरी एक्सिस पे कितने रूट्स होंगे, रिपीटेड होंगे या नहीं होंगे, वो अभी आज की क्लास में हमने देखना है। ठीक है। तो इट कवर्स ऑल द सिनेरियोस। तो यहाँ पे आप अली नवाज मुझे बता सकते हैं कि इस राउथ हार्वर्ड का पहले कॉलम को देख के कि इसमें सिस्टम के रूट्स राइट ऑफ प्लेन में है या नहीं है, और अगर हैं तो कितने रूट्स हैं जो कि राइट ऑफ प्लेन में हैं। जी सर हैं, और 2 रूट्स हैं।
दो रूट्स इसके राइट ऑफ प्लान में, बिल्कुल सही। वो कैसे पता चला आपको? नंबर ऑफ साइन चेंजेस यस को सर। देख के, ठीक है। तो इसमें एक यहाँ से ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, एक साइन चेंज, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे गए तो दूसरा साइन चेंज। So there are two sign changes, so which indicates there are two right of plan routes. ठीक है, so this system is unstable. सही है, this system is unstable. Okay. इस तरह से कोई और अगर हम देख सकते हो राउथ हार्वेट, इसमें देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट राउथ हार्वेट एरे कंप्लीट है फ्रॉम एस पावर 4 टू एस नॉट। इसमें क्या सिचुएशन है? देर आर टू रूट्स इन द राइट ऑफ प्लान। ठीक है, इसमें भी दो साइन चेंजेस हैं, इसमें भी ऐसे ही है। और इसको चेक करें, इसमें कोई है साइन चेंजेस? जी अली नवाज, जी सर। इस राउथ हार्वेट को बता के देख के आप बता सकते हैं कि इसमें सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई आप कमेंट कर सकते हैं? सर नीचे वाली लाइन में जो लाइन है, इससे नीचे तो रूट्स नहीं है हमारे पास। और इसमें साइन चेंजेस हैं कोई? साइन चेंजेस नहीं सर। इसमें कोई साइन चेंजेस नहीं है, इसका मतलब कि इट हैज़ नो राइट ऑफ प्लान रूट्स। ठीक है, यस सर। ये लाइन क्यों ड्रा किया ये हम बाद में देखते हैं, अभी थोड़ी देर में। सही है ना। अभी जो है ना, नेक्स्ट चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है सेक्शन 2.5.3 विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ द एरे कोफिशिएंट्स। इसको ज़रा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं जो आपकी अभी पॉलिनोमियल ली थी आपने, 2s4 प्लस 5s2 प्लस 6। ये बेसिकली इंडिकेट कर रही है फर्स्ट रो को। ठीक है, जो कि एस की पावर 4 वाली रो थी, और ये इंडिकेट कर रही है एस क्यूब वाली रो को। इसमें ऑड कोफिशिएंट्स हैं और इसमें इवन कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जो राउथ हार्वेट में कोई भी रो आप बना रहे हैं, वो रो उससे जो आप नेक्स्ट रो कंप्यूट करते हैं वो बेसिकली इट इज़ जस्ट अ पॉलिनोमियल डिवीजन। पॉलिनोमियल डिवीजन आप लोगों ने किसी स्टेज पे की होगी अपनी स्टडीज़ में। तो अगर आप फर्स्ट जो रो थी उसको सेकंड रो के साथ डिवाइड करें, इसको वो कहता है इट इज़ एन इवन पॉलिनोमियल ई ऑफ एस, और इसको कहता है दिस इज़ ऑड पॉलिनोमियल विच इज़ कॉल्ड डी एफ एस। ठीक है, डी एफ एस इज द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, नहीं सॉरी, इट इज़ डिवाइजर पॉलिनोमियल डी एफ एस। ठीक है, एंड इट इज़ ऑड पॉलिनोमियल। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो नेक्स्ट रो, जो इसका रिमाइंडर है, दैट रिमाइंडर कोफिशिएंट्स वुड बी दी कोफिशिएंट्स ऑफ द नेक्स्ट रो। जिसमें आप देख सकते हैं कि जब मैंने पहले रो को दूसरी रो के साथ डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको नोट कर लें। ये एस स्क्वेयर के कोफिशिएंट, एस स्क्वेयर की जो रो है वो इससे बनेगी 11/3 एंड 6। तो वापस जाते हैं इसके ऊपर, एस स्क्वेयर की जो रो है दैट इज़ 11/3 और 6। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इस रो को इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो रिमाइंडर बनेगा उस रिमाइंडर की जो कोफिशिएंट हो गए वो नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। तो अगर नोट करें तो मैं क्या करूँगा, 3s³ प्लस 2s² को डिवाइड करूँगा विद 11/3 s² प्लस 6 के साथ। सॉरी, 3s³ प्लस 2s
ठीक है, 3s³ प्लस 2s को मैं डिवाइड करूँगा 3s³ प्लस 2s को 11/3s² प्लस 6x। ठीक है, तो ये s³ की रो थी, ये s² की रो है, तो जो रिमाइंडर होगा वो s की रो बन जाएगी। तो इसका जो कोफिशिएंट है देख सकते हैं -32/11, ये रिमाइंडर है, ये रो बन जाएगी दिस वन। ठीक है, -32/11 सही है। नेक्स्ट मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये रो बन जाएगी। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखें अभी कि जो आपकी रो फॉरवर्ड है वो रो वाइज आप पॉलिनोमियल डिवीजन के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको थोड़ी देर में आइडिया देगा। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो रो फॉरवर्ड इज जस्ट पॉलिनोमियल डिवीजन। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो आपकी रो के कोफिशिएंट बनते हैं। गॉट द पॉइंट? कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो ज़रा टाइम पे आया करें, देखें 20 मिनट ऊपर हो गए हैं। और अगर आप स्टार्ट की डिस्कशन को मिस करते हैं तो फिर आपको ना फिर आगे चीज़ें समझ नहीं आती। मुझे तकरीबन रोज़ाना ही ना ये चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, तो फिर से तो इस तरह ना किया करें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल डिवीजन की समझ आ गई है। पॉलिनोमियल डिवीजन क्या है बेसिकली? Row Harvard is essentially a polynomial division. जो रिमाइंडर के कोफिशिएंट्स हैं दे आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ दी राउथ एरे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज लेफ्ट कॉलम ज़ीरो। इसमें अगर आप कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है और उसके ऊपर राउथ हार्वेट्स लगा रहे हैं, तो अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि आपके पास ये एंट्री 0 आ जाती है, ठीक है, या किसी भी रो में जो फर्स्ट एंट्रीज हैं वो 0 आ रही हैं और उसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो ये पहली एंट्री भी 0 हो सकती है, पहली एंट्री के साथ दूसरी एंट्री भी 0 हो सकती है, जैसे यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए, फिर कोई आपके पास नॉन ज़ीरो टर्म आ जाए। ठीक है, तो उस केस में आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते, आप राउथ हार्वर्ड को आगे कंप्यूट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या तरीका होगा वो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो उसका तरीका ये होगा कि आप जो रो है उसको आप जिस रो में पहले एंट्रीज में 0 आ रहे हैं उसको आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करना शुरू कर दें, मूव इट टुवर्ड्स लेफ़्ट, सो दैट द फर्स्ट एंट्री बिकम्स नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये s² का जो रो थी दैट बिकम्स दैट हैव 1 0 टर्म एट द स्टार्ट, तो जैसे इसको मैंने a कह दिया, a, और इससे आपने इस रो को लेफ़्ट पे शिफ्ट किया, आप देखें कि ये 5 0 की जगह 5 आ गया और इस 5 के बाद 0 आ रहा था वो इसके बाद आ गया। ठीक है, स्विच नहीं किया बल्कि ये शिफ्ट किया टुवर्ड्स लेफ्ट, जिस तरह शिफ्ट रजिस्टर होता है ना जिसमें एंट्रीज शिफ्ट होना होती हैं टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, तो इसमें लेफ्ट के ऊपर आपने इसको शिफ्ट कर दिया और साथ ही आपने इसको -1 पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस बी रो को। जो नई रो आई है जो शिफ्ट करने से आई है, तो उसको आपने इस तरह से शिफ्ट किया कि until you arrive नॉन ज़ीरो एंट्री। ठीक है, और उसके बाद उसको उस रो को -1 पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट लिया है, तो n इज़ द नंबर ऑफ शिफ्ट्स, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शिफ्ट्स। तो इसमें एक दफ़ा शिफ्ट किया आपने तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 1, इसका मतलब है कि इट वुड बी -1, तो इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 जो है ना -5 हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने इन दोनों रोज़ को ऐड कर दिया। ठीक है, और नेट रिजल्ट इज़ 5 -5, तो दिस इज़ -5, दिस बिकम्स 5। तो ये जो s² की टर्म थी जिसमें कि पहले 0 और 5 आ रहा था, आप उसकी जगह पे आपने इसको -5 और 5 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट।
जैसे इस साउथ हार्वेट में हमारे पास ये रो जो थी, इसमें पहली एंट्री 0 हो गई थी। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नॉन ज़ीरो एंट्री आ जाए, तो मैं इसको एक दफ़ा शिफ्ट करूँगा तो 5 इधर आ जाएगा, और उसके बाद इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि एक दफ़ा शिफ्ट किया। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसी में वापस ऐड कर दूँगा, तो जो नई रो बनेगी दैट इज़ -5 ठीक है। अब जो है ना, आपने उस रो को -5 और 5 के साथ रिप्लेस करने के बाद राउथ हार्वेट को फर्दर प्रोसीड किया, एंड यू अराइव एट दिस पॉइंट। आपकी राउथ हार्वेट कंप्लीट हो गई। अगर दोबारा कोई टर्म पहली वाली 0 आ जाती है तो फिर भी आपने उसको शिफ्ट करके, ये माइक जो है ना ये ऑफ कर दें, बहुत नॉइज आ रहा। अली अली नवाज सॉरी सर। अली नवाज आप माइक ऑफ कर दें। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। ये यहाँ तक ये आपकी रो फॉरवर्ड कंप्लीट हो गई, और इसमें आप देख सकते हैं कि देर आर 2 साइन चेंजेस, सो यू हैव 2 राइट ऑफ प्लान रूट्स, so 2 रूट्स इन द राइट ऑफ प्लान। ओके, तो इसमें वो ये कहता है जी कि एक और मेथड है जो यूज़ करता है एप्सिलॉन को, अगर इस तरह की 0 टर्म आ जाती है, वो हम इसमें कवर नहीं कर रहे, हम एक ही मेथड हमारे लिए काफ़ी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसको नहीं 0 आ गया था एस स्क्वायर में, तो रिटर्न आज वही चीज़ है, और उसके बाद राउथ फॉरवर्ड कंप्लीट किया। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपकी राउथ फॉरवर्ड जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी रो 0 हो जाए। तो अब अगर पूरी रो 0 हो जाए तो वो शिफ्टिंग वाला काम नहीं होगा, जो नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर आप शिफ्ट कर भी दें तो पीछे भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो पहली एंट्री हमेशा फिर भी 0 ही रहेगी। तो ये नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं हो सकती। अगर ये ज़ीरो एंट्री नहीं है तो फिर आप राउथ फॉरवर्ड आगे कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो को कैसे हैंडल करना है वो अभी हम देखने लगे हैं। सही है ना। तो इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि अगर ये 0 आ रहा है तो इस 0 का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल के साथ जब आपने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, अभी हमने कहा था कि जो रो फॉरवर्ड में रो किसी भी रो की जो एंट्रीज हैं वो बेसिकली कैसे आती हैं, वो रिमाइंडर होता है बेसिकली जब आप इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन करते हुए जो रिमाइंडर होता है, दैट रिमाइंडर इज द एंट्रीज ऑफ द राउथ फॉरवर्ड्स रो। सर बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन ये कहता है कि अगर किसी रो में सर इसे जीरो आप स्टेप बाय स्टेप करवा देंगे? जी इसे आप स्टेप बाय स्टेप करवा देंगे? असाइनमेंट तो इसे आप स्टेप बाय स्टेप करवा सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप। जी ये जो राउथ फॉरवर्ड किस तरह से ये वैल्यूज आ रही हैं? जी हाँ सर। अच्छा, क्यों? ये आपको मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल करवाई थी ना, वो आप प्रैक्टिस करें ना उसको। सर वो जो लास्ट लेक्चर जो हुआ है उसमें हुआ है ये? जी जी, लास्ट टाइम जो मैंने क्लास में राउथ फॉरवर्ड्स का एक पूरा आपको एग्जांपल कंप्लीट करके दी थी, तो अब उसको आप प्रैक्टिस करें, उसको देखें दोबारा कि ये कैसे आ रहे हैं, ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं। ठीक ठीक है है, सर, क्योंकि सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। हाँ मैं जी जी, बिल्कुल आप वो करें ताहा। जी जी सर। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा 5/2 कैसे आ रहा है, 10 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है, 12 कैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ। तो ये मैं बार बार नहीं करवा सकूँगा। अभी हम जो मेथड है वो उसको सीख लेते हैं। तो अगर ताहा आपको क्लास के शुरू में आप लेट आए, मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम पे आया करें, ताकि ना चीज़ें जो है ना वो सिंक रहें, आपको फिर मसला ना हो।
आप देखें ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये यहाँ पे क्यों आई है कि यहाँ ज़ीरोज़ क्यों आए। मैंने कहा आपको कि क्लास के शुरू में मैंने बताया था कि ये जो किसी भी रो की एंट्रीज जो होती हैं वो आपकी इन पॉलिनोमियल्स को जब आप डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बनता है ना, वो बेसिकली आपका क्या होता है, उस रो की एंट्रीज, उस रिमाइंडर के कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो रो की एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ओके, यस सर। राइट। तो अगर इसमें एक चीज़ और देखें कि अगर मैं ये जो ज़ीरो से ऊपर वाली रो है ना, इसको मैं इस पॉलिनोमियल से, जो गिवन पॉलिनोमियल था, इससे मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अभी ये देखिए, इसमें ये बताएगा ये जो पॉलिनोमियल था गिवन एस की पावर 5 एंड सो ऑन, इसको मैं जो पॉलिनोमियल जो रो ज़ीरो आई थी, इससे ऊपर वाली रो जो कि थी एस, जिसका कोएफिशिएंट 1 था और 4 था, ठीक है, 1 और 4, या 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन लिया, 3 और 12 थे, 3 कॉमन लिया तो 1 और 4 आ गया। तो ये जो कोएफिशिएंट है एस स्क्वायर की रो का था, तो चूंकि तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 4 इसलिए आया कि ये जो इवन पॉलिनोमियल है, तो इवन पॉलिनोमियल में इवन पावर चलती है, तो पहले 2 आएगा, फिर 2 के बाद 1 पावर ऑड होगी, वो नहीं आएगी, एस की पावर 0 जो होगी वो हो जाएगी। एस की पावर 0 का कोएफिशिएंट 4 है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो यू कैन सी कि एंड पे रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि ये जो पॉलिनोमियल है, जो एस स्क्वायर, जो सेकंड एस की पावर 2 का पॉलिनोमियल है, ये बेसिकली इसका डिवाइज़र है, ठीक है, और ये इसका फैक्टर भी है। क्योंकि जब फैक्टर होता है ना, तो फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होगा तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर हमने ये निकाल लिया, सही है ना, ये बात समझ आई है। So basically, this polynomial is the factor of this given polynomial. ये इसको completely divide कर रहा है, जिसकी वजह से ये 0 आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पे अपने प्रूव किया इसको, राइट। सो अब अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, तो अब वो ये कहता है कि जो रो 0 हुई है, उससे ऊपर वाली जो आपकी रो है, उस रो को आप उसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। तो उसके जो डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, उसके कोएफिशिएंट्स आप यहाँ पे रख दें। तो अगर आप देखें तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल आई थी वो आई थी दिस 3s² + 12, तो इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। तो 3s² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6s, और प्लस 12 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6s, ठीक है। तो 6x के कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ये s रो बनेगी और इसके कोएफिशिएंट होंगे 6 और उसके बाद आगे 0, 6 और आगे 0, ठीक है। तो इस रो को लें और इस रो के को आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव लेंगे तो एक ऑर्डर कम हो जाएगा, उस डेरिवेटिव के जो कोएफिशिएंट्स है ना, वो इस रो के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये 6, ये एस की पावर 1 है, तो एस की पावर 1 के कोएफिशिएंट्स आपके आ जाएंगे 6, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आगे प्रोसीड करते हुए इस राउथ हार्वर्ड को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपकी ये वाली रो थी ना, ये एस पावर 1 वाली, ये 0 हो गई थी, आपने देखा होगा, एस पावर 1 वाली रो 0 हो गई थी। इसको मैंने कैसे कंपनसेट किया, मैंने इससे ऊपर वाली रो को लिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6s। तो 6s में यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं कि नंबर 1 के जब भी 0 रो आती है कोई भी, इसका मतलब है कि जो उससे ऊपर वाली रो है वो
पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है, और वो जो पॉलिनोमियल है जो कि डिवाइड कर रही है कम्प्लीटली, वो उस इक्वेशन का एक रूट होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी है कि जब रोज़ ज़ीरो, पूरी रो ज़ीरो आती है, तो आप उसमें ऊपर वाली रो का डेरिवेटिव लेके उस रो को कंप्लीट कर लें, ठीक है, राइट। अब हम जब हमारा रो थारवेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम को, लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि जिस जो रो ज़ीरो हुई है, उस रो से ऊपर वाली रो के ऊपर ना हम एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इससे नीचे देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, सही है। तो इस लाइन से नीचे जो अगर आप देखते हैं तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस आपको आप देखते हैं कोई भी नहीं है, नंबर 1, सही है, ओके। तो चूंकि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इसमें कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसमें राइट ऑफ प्लान में कोई भी पोल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो आप देखेंगे कि जो लाइन आपने ड्रा किया है उसके साथ जो नीचे सबसे हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन से नीचे नीचे जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे सिस्टम के, वो कितने होंगे, देयर वुड बी 2 पोल्स। अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो चूँकि इस लाइन से नीचे कितने टोटल नंबर ऑफ पोल्स आएंगे, चूँकि सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 5 रूट्स होंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ पोल्स एक ही चीज़ है, चूँकि हम डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो इसमें 5 पोल्स हैं टोटल, इस लाइन से नीचे 2 पोल्स हैं, और बाकी 3 पोल्स यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, इस रीजन से आएंगे। तो ये लाइन ड्रा करने से आपको ये पता चल रहा है कि इससे नीचे नीचे अगर आप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, 2। तो वो जो 2 पोल्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं वो हम देखते हैं अब। तो एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि राइट ऑफ प्लान में कोई भी पोल नहीं है, ठीक है, ओके। क्यों नहीं है, कहा क्यों नहीं है राइट ऑफ प्लान में? इस लाइन से नीचे नीचे अगर आप कोफिशिएंट्स पहले कॉलम को देखें तो राइट ऑफ प्लान में कोई भी पोल नहीं है, वो कैसे पता चल रहा है? सर आइडिया नहीं है मुझे। रोहन थारवेट जी, कोई और बता सकता है? एनीवन एल्स? रोहन थारवेट में जो जब रोहन थारवेट कंप्लीट हो जाता है तो आप उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? पहले कॉलम को फोकस करते हैं, पहले कॉलम में देखते हैं कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितना है। जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं उतने राइट ऑफ प्लान के रूट्स होते हैं, ठीक हो गया ताहा? असल में ना आपने वो क्लास मिस की हुई ना, आपको इसलिए आइडिया नहीं हो रहा। जी सर, वो एक बार मैं लेक्चर कवर अप कर लूंगा ना तो मैं मुझे समझ आ जाएगा। जी, तो मैं इसलिए ना बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ जिन लोगों ने ये चीज़ पहले से देखी हुई है। हबीबुल्लाह, आप बताएं। जी सर। आप बताएंगे ये जो डॉटेड लाइन से नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ कि इसमें राइट ऑफ प्लान का अंदर कितना रूट्स पड़े हुए हैं? नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं इसमें? अली नवाज? यस सर। आप बताएं, मैंने जो क्वेश्चन किया। सर नहीं है नंबर ऑफ साइन चेंजेस, इसमें 0 है। इसका मतलब 0 है, राइट ऑफ प्लान में 0 पोल्स हैं, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। क्योंकि साइन चेंजेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है,
वो ये है कि अगर आप राउथ हार्वर्ड को देखो तो राउथ हार्वर्ड में जितनी भी रोज बन रही हैं या तो इवन रोज बन रही हैं या ऑड बन रही हैं। जैसे ये पहली रो जो है ना ये ऑड है, सेकेंड रो जो है ना वो इसमें इवन कोफिशिएंट्स हैं, इसमें ऑड कोफिशिएंट्स हैं, इसमें इवन है एंड सो ऑन। तो ऑड इवन चल रहे हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि राउथ हार्वर्ड ये कहता है कि आपके जो राउथ हार्वर्ड के स्ट्रक्चर में जितने भी इवन और ऑड पॉलिनोमियल्स हैं दे हैव रूट लोकेशंस दैट आर सिमेट्रिक अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस। ये लाइन जरा गौर से देखें, ये कहता है कि जितने भी इवन एंड ऑड पॉलिनोमियल्स हैं have root locations that are symmetric about the imaginary axis. This is the conclusion about the polynomials of the Routh array. उनकी ये करेक्टरिस्टिक है कि उनके जो रूट्स हैं वो हमेशा इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे। अब मैं आपको ना एक फिगर में दिखाता हूँ, ये फिगर देखें। इस फिगर में इमेजिनरी एक्सिस कौन सा है? दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, राइट? दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, राइट? दिस वन। इसमें जो भी रूट्स होंगे वो आपके इस इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे। कैसे? अब इसमें ये दो रूट्स हैं, दोनों इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। इस फिगर में देखें, फिगर बी में एक रूट यहाँ पड़ा हुआ है और एक रूट यहाँ पड़ा हुआ है। दोनों रूट देखें इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है। जितना ये यहाँ पे राइट पे पड़ा हुआ है उतना ही लेफ्ट पे वो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। ये रूट सिमेट्रिकल है। इस फिगर को देखें तो इस फिगर में 4 रूट्स पड़े हुए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये जो दो रूट्स हैं ये इन के सिमेट्रिकल, ये दो रूट्स हैं जो कि इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल पड़े हुए हैं। दो इधर पड़े हुए हैं, दो इधर पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक रूट यहाँ पड़ा है दूसरा इधर पड़ा होगा। अगर यहाँ 2 रूट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी 2 रूट्स पड़े होंगे रियल पे। इमेजिनरी पे अगर यहाँ 2 पड़े हुए हैं, 2 इधर भी पड़े होंगे, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होंगे तो ये भी आपको नज़र आ रही है सिमेट्री। तो अगर यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर पड़ा होगा कोई रूट तो वो भी एक ही रूट होगा और वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, क्योंकि वो इधर ओरिजिन के ऊपर है सेंटर पे। तो इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंगली देखें तो अगर ऑड पॉलिनोमियल होगी तो ऑड पॉलिनोमियल में एक रूट तो हमेशा ओरिजिन पे होगा, क्योंकि ऑड पॉलिनोमियल में आप एस हमेशा कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये वाले पॉलिनोमियल आपको जो नज़र आ रहा है ये क्या है? ये ऑड पॉलिनोमियल है, यू कैन सी इसमें ऑड पावर्स आ रही हैं दोनों। इसमें अगर मैं एस कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बच जाएगा? एस कॉमन बाहर आ जाएगा और बाकी जो इक्वेशन बचेगा वो एस स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ जाएगी, 16 एस स्क्वायर प्लस 8 आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं उसके रूट निकालूंगा तो एक रूट बनेगा एस इक्वल 0 के ऊपर, ठीक है, हमेशा। ये बात समझ आ गई? तो जो ऑड पॉलिनोमियल होगा उसमें एस हमेशा फैक्टर होगा, हमेशा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कहा था कि जो मेरे पास ये वाली जो रो थी ये रो इवन पॉलिनोमियल है और इस इवन पॉलिनोमियल से नीचे वाली जो रो थी वो हो गई थी 0। और दूसरी चीज़ हमने इसमें देखी कि ये रो जब 0 हुई थी तो इसका मतलब है कि ये एक फैक्टर बन रही है ओरिजिनल इक्वेशन का, और इसके जो रूट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे ये हमने देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखा कि इस जो डॉटेड लाइन से नीचे नीचे आपके 2 रूट्स हैं, वो जो दोनों रूट्स हैं वो कहाँ पड़े होंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि इसमें कोई साइन चेंजेस नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं। इसके जो राइट ऑफ प्लेन में कोई रूट नहीं है, नंबर 1, ठीक है। इसके राइट ऑफ प्लेन में कोई रूट नहीं पड़ा हुआ, सही है। तो अगर इसके राइट ऑफ प्लेन में कोई रूट नहीं पड़ा हुआ तो इसके लेफ्ट ऑफ प्लेन में भी कोई रूट नहीं होगा ड्यू टू सिमेट्री की वजह से ना। अगर राइट ऑफ प्लेन में होता तो लेफ्ट ऑफ प्लेन में भी होना ज़रूरी था, ठीक है।
और इसका मतलब है कि सिमेट्री को सामने रखते हुए इसके जो दो रूट्स हैं दोनों कहाँ पड़े हुए हैं, फिर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो इसके रूट्स हैं वो प्लस माइनस J2 हैं। नो राइट ऑफ प्लेन और लेफ्ट ऑफ प्लेन रूट्स बिलो दिस डॉटेड लाइन। ठीक है, इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने रोथ हार्वर्ड का की एरे बनानी है, तो इसमें किसी भी रो पे जब जीरोज आ जाएंगे तो उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है, उसको उससे ऊपर वाली जो रो है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो उस डेरिवेटिव के कोफिशिएंट्स जो है ना वो आपके नेक्स्ट रो के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे और फिर आप रोथ हार्वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने उस रो के ऊपर जिसकी वजह से नेक्स्ट रो जीरो हो रही है उसके ऊपर आपने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देनी है और फिर देखना है कि इस डॉटेड लाइन से नीचे कितने रूट्स होंगे। तो वो इस डॉटेड लाइन से नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो बताएगी कि आपको कितने रूट्स, इसमें 2 रूट्स होंगे। अब हमें देखना है ये जो 2 रूट्स हैं ये कहाँ पड़े हुए हैं, वो हमें कैसे पता चलेंगे, वो पता चलेंगे कि इस डॉटेड लाइन से नीचे देखते हुए साइन चेंजेस कितने हैं। अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी राइट ऑफ प्लेन रूट नहीं पड़ा हुआ। अगर राइट ऑफ प्लेन रूट नहीं पड़ा हुआ तो लेफ्ट ऑफ भी नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री ये कहती है कि अगर इवन और ऑड पॉलिनोमियल्स हैं तो उनके रूट्स हमेशा इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ये देख लिया कि कोई भी राइट ऑफ प्लेन रूट नहीं है तो लेफ्ट ऑफ प्लेन भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रूट्स कहाँ पड़े हुए हैं, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पड़े हैं। चूँकि सिमेट्री के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई रूट लेफ्ट ऑफ प्लेन में है तो उसका राइट ऑफ प्लेन काउंटर पार्ट होगा, और अगर राइट ऑफ प्लेन में कोई रूट है तो उसका काउंटर पार्ट लेफ्ट ऑफ प्लेन में भी होना ज़रूरी है सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए। और अगर कोई भी नहीं है राइट ऑफ प्लेन में तो लेफ्ट ऑफ प्लेन में भी कोई रूट नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए रूट्स कहाँ होने चाहिए, फिर इमेजिनरी एक्सिस पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला रोथ हार्वर्ड को कि हमारे रूट्स जो 2 रूट्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, राइट इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। अब टोटल रूट्स कितने थे इस पॉलिनोमियल के, टोटल रूट्स 2 का हमें पता चल गया कि 2 रूट्स इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है। इस पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे टोटल, जाग रहे हो? ये जो रोथ हार्वर्ड बना रहे हैं हम किस पॉलिनोमियल का बना रहे हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल, जिसका ये रो जीरो। इस पॉलिनोमियल में टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे हबीब? हबीब, वेयर आर यू? देखें आप क्लास में पार्टिसिपेट करें, आप लोग बिल्कुल सो जाते हैं। क्या मसला है हबीब आपका? क्लास भी आप लोग मिस करते हैं, फिर समझ नहीं आती नेक्स्ट क्लास आपको। कहा नजम आप बताएं, वेयर आर यू? यस सर, इधर ही हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या किया? सर सर 6 पॉलिनोमियल्स होंगे। आपने बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने आगे से होंगे, रिजल्ट क्या होगा इसका? मैंने पूछा है कि इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, तो कितना नंबर सर जो ऑफ पोल्स। पावर है वही होंगे सर। तो बताओ, इसको देख के बताओ कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे टोटल। सर 6। 6 कैसे होंगे यार? पावर देखो ना, मैक्सिमम पावर कितनी पावर है। 5 है तो फिर तो 5 ही 6 होंगे का ना सर। 6 सर क्यों? S0 काउंट नहीं करेंगे। हाँ, S0 काउंट नहीं करेंगे, पावर 5 है ना इसकी। ठीक है सर। कोफिशिएंट 6 हैं, लेकिन जो इसके नंबर ऑफ पोल्स हैं वो 5 होंगे। ठीक है सर, क्लियर है हाईएस्ट सर। पावर को देख के आपने बताना है। अच्छा ये बताओ कि इसके जो 2 रूट्स हैं वो आपके इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हैं, ठीक है, ये हमने अभी कंक्लूजन ड्रा किया है। तो बाकी कितने रूट्स रह गए हैं? 3। उन 3 का बताना है कि वो कहाँ पड़े हुए हैं।
तो वो कैसे पता चलेगा? अब दो का हमें पता चल गया, इस डॉटेड लाइन से नीचे हमने देख के बता दिया कि इस डॉटेड लाइन से नीचे कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो राइट ऑफ प्लान में कोई पोल नहीं पड़ा हुआ और लेफ्ट ऑफ प्लान में भी कोई नहीं पड़ा हुआ, चूँकि सिमेट्री की वजह से इवन और ऑड पॉलिनोमियल की सिमेट्री होती है। और जो दूसरी चीज़ देखी हमने कि अगर रूट हैं तो फिर वो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होंगे, दो रूट्स। अब बाकी रह गए तीन रूट्स। वो तीन रूट्स कहाँ पड़े होंगे वो यहाँ से हमें पता चल सकता है, इस राउथ ऑर्बिट की जो एरे है इससे। तो वो इस तरह से पता चलेंगे अब कि आपने इस डॉटेड लाइन से आप ऊपर देखना है। ऊपर आपके पास राइट फ्रॉम द टॉप देखना है कि इसमें साइन चेंजेस कितना है, ठीक है। उसमें इसको भी इंक्लूड करेंगे आप, ये जो डॉटेड लाइन से नीचे आ रही है एक लाइन, डॉटेड लाइन से नीचे एक लाइन तक इसको आपने इंक्लूड रखना है और फिर देखना है कि कितना साइन चेंजेस है। इसमें यू कैन सी कि देयर आर नो साइन चेंजेस in this first column right from top to this point, so it means that there is no right of plan pole। ठीक हो गया? तो what that means is जो बाकी जो तीन पोल्स रहते थे वो तीनों पोल्स कहाँ पड़े हुए हैं? लेफ्ट हाफ प्लान में पड़े हुए हैं। तो ये देखें यहाँ लिखा there is no sign changes, so the remaining roots must be in the left half plane, right? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। एग्जाम्पल है, इसमें ये एक पॉलिनोमियल है सिक्स्थ ऑर्डर का। कैन यू कमेंट अबाउट द नंबर ऑफ पोल्स ऑन द एस प्लान? कितने इसमें राइट ऑफ प्लान में होंगे, कितने लेफ्ट ऑफ प्लान में होंगे, कितने इमेजिनरी होंगे? जी, टेक योर टाइम, लुक एट इट। इसमें भी हुआ ये होगा कि जो जहाँ पे डॉटेड लाइन है इससे जो नीचे वाली रो है, इस रो के बाद ये जो एस क्यूब वाली रो है ये ज़ीरो हो ही होगी। इसको फिर उसने डेरिवेटिव लेके इसको कंटिन्यू किया एरे को और फिर फिनिश किया यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद क्योंकि इस रो की वजह से नेक्स्ट रो ज़ीरो हो रही थी तो इसके ऊपर उसने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी और पहले इसने इससे नीचे देखना शुरू किया और देखा कि इसमें कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं। उससे पहले ये देखा कि ये कितनी पावर की है, तो पावर 4 की है चूँकि, तो इससे नीचे कितने रूट्स होंगे? टोटल 4 रूट्स होंगे और 4 रूट्स में से कितने रूट्स राइट ऑफ प्लान में, कितना लेफ्ट ऑफ प्लान में और कितना इमेजिनरी है, वो इस इनके फर्स्ट कॉलम को देख के उसने इसको डिड्यूस किया होगा या कमेंट किया होगा। जी, तो आप लोग भी ट्राई करें ज़रा इसको देख के जो अभी हमने सीखा। नजम आपका बताएं, आपसे शुरू करते हैं। सर इसके जो दो डॉटेड लाइन है सर, तो मतलब डॉटेड लाइन से ऊपर दो हैं और उसके नीचे नहीं नहीं आपके नहीं पास नहीं, यहाँ पे नजम एक मिनट, पहले हम डॉटेड लाइन से नीचे देखेंगे। ये चीज़ ध्यान में ठीक रखें, है पहले हमने नीचे इसको एक्सप्लोर करना है, उसके बाद फिर ऊपर जाना है। जी सर, वो तो 4 है, मतलब जो 4 का जी, पॉलिनोमियल है ना, तो मतलब टोटल हमारे पास पावर चार पोल्स बनेंगे जी इस डॉटेड लाइन से नीचे। अब जी आपने बताना है कि कितने राइट ऑफ प्लान में होंगे, कितने लेफ्ट ऑफ प्लान में होंगे और कितने इमेजिनरी होंगे। सर इसमें जो गिवन है इसमें राइट हैंड प्लेन में एक रूट आ जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ जो इमेजिनरी एक्सिस है इसमें नहीं, मेरे उससे पहले ख्याल से नजम, उससे पहले आप ये भी बता सकते हैं कि लेफ्ट ऑफ प्लान में कितने होंगे, इफ यू हैव कंक्लूडेड अबाउट। प्लेन में सर फिर 3 हो जाएंगे ना, क्योंकि 4 में से अगर एक राइट हैंड में है तो फिर वो 3 हो जाएंगे उसमें लेफ्ट हैंड प्लान में। नो नो, गलत।
सर लेफ्ट हैंड प्लान में 3 नहीं होंगे? देखें नजब, ये जो भी आपने कमेंट किया ना, इसमें आपने सिमेट्री का ख्याल नहीं रखा। आपने कहा जी एक राइट ऑफ प्लान में है, तो सिमेट्री के मुताबिक 3 अगर लेफ्ट ऑफ प्लान में चले गए तो फिर सिमेट्री तो नहीं रहेगी ना। सिमेट्री में ये है कि अगर 3 राइट ऑफ में होते हैं तो 3 लेफ्ट हाफ होना जरूरी है, या 3 राइट ऑफ प्लान में आप कह रहे हैं तो 3 को आपने लेफ्ट ऑफ प्लान में रख सकते हैं, फिर आपकी नहीं रहेगी इस तरह। बात समझ रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं ना कि सिमेट्री का ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं कि मेरे 3 रूट्स जो हैं वो लेफ्ट ऑफ प्लान में हैं, तो 3 फिर राइट ऑफ प्लान में भी होने चाहिए ना सिमेट्री के लिए। हाँ ये तो है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक जो है ना वो राइट ऑफ प्लान में है और 3 लेफ्ट ऑफ प्लान में है? सर लेकिन वो साइन चेंज पे भी डिपेंड करता है ना सर। वो तो आपने ठीक नोट किया था कि एक साइन चेंज है तो एक रूट होगा राइट ऑफ प्लान में, ये तो आपकी बात बिल्कुल जी सही है। जी। तो फिर आपको यहाँ से सिमेट्री को सामने रखते हुए कैन यू टेल कि अगर एक रूट राइट ऑफ प्लान में पड़ा हुआ है तो सिमेट्री को मेंटेन रखते हुए एक रूट ही लेफ्ट ऑफ प्लान में होना चाहिए ना फिर। जी अगर सिमेट्री को मेंटेन रखें फिर तो बिल्कुल एक राइट में होगा तो एक लेफ्ट में होगा बिल्कुल। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पहुँचे हैं अब आप। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा एक रूट राइट ऑफ प्लान में है और एक रूट कहाँ पे है, लेफ्ट ऑफ प्लान में। ठीक हो गया। यस। और अब बाकी रह गए 2 रूट्स, क्योंकि डॉटेड लाइन से नीचे कितने रूट थे, 4 थे। 2 का हमें जी दो का पता चल गया, तो बाकी 2 रह गए। अब उन 2 को कहाँ होना चाहिए फिर? इमेजिनरी में। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अब आपको पता चल गया 4 रूट्स कहाँ पड़े हुए हैं। यस सर। एग्जैक्टली एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड प्लेन में सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए और 2 इमेजिनरी में। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ किसी भी राउथ आर्बिट को कंप्लीट करना, वो कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। और उसके बाद कंप्लीट करने के बाद उसकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देख के आप कमेंट कर सकते हैं कि रूट्स की क्या लोकेशन होगी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और टू फिनिश इट, इसमें 2 रूट्स और रह गए हैं। 4 हमने देख लिए हैं, 2 रूट्स और रह गए हैं। तो आप में से कोई और मुझे बता सकता है कि उन 2 रूट्स की पोजीशन मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ बाय लुकिंग एट दिस एरे? जी हबीब आप बताएं, अली नवाज, उमैद जमील। देखें क्लास में तो आप पार्टिसिपेट करें। हसनैन, दानिश, याया, मुज्तबा, उमैद। जी सर। आप लोग भी बोले ना कुछ कि 4 रूट्स को हमें पता चल गया, 2 रूट्स और रह गए हैं। टोटल कितने होने हैं? 6, चूँकि पावर हाईएस्ट पावर कितनी है? 6 है। तो टोटल इसके 6 पोल्स होंगे। 4 का नजम ने बता दिया, नजम इकबाल ने, और 2 रह गए। वो 2 जो होंगे वो इस डॉटेड लाइन से ऊपर टॉप से शुरू करना है आपने, और टिल दी पॉइंट जहाँ पे डॉटेड लाइन से एक रो नीचे तक, तो इसमें ये 4 वाली रो ये भी इंक्लूड हो जाएगी। तो इसमें कितने साइन चेंजेस हैं? इसमें साइन चेंजेस कितने हैं टॉप से लेके इस पॉइंट तक? इज देयर एनी नहीं है साइन चेंज? चेंजेस, हाँ, चेंज नहीं है सर साइन में। देयर इज नो साइन चेंज, बिल्कुल। तो नो साइन चेंज मीन देयर इज नो राइट ऑफ प्लान रूट। सर ये दोनों लेफ्ट ऑफ प्लेन में जाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही पहुंचे हैं। ये जो दोनों होंगे ये दोनों लेफ्ट ऑफ प्लान में पड़े हुए हैं। वेरी गुड। अब आपको राउथ हार्वर्ड पढ़ना आ गया? यस सर, अब क्लियर है, बहुत हद तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलना बिल्कुल सही हो गया। तो आ, अभी ये एग्जांपल हमने देख ली, इसमें अब कंक्लूजन ये है कि इसके एक रूट नजम ने बताया था राइट ऑफ प्लान में होगा,
और एक रूट उसने बताया था लेफ्ट ऑफ प्लान में होगा ड्यू टू सिमेट्री, और फिर हमने 2 रूट्स और देखे, वो भी लेफ्ट ऑफ प्लान में थे, नो साइन चेंजेस की वजह से टॉप 3 रोज की, तो वो भी इसमें ऐड हो गए, तो 3 हो गए टोटल लेफ्ट ऑफ प्लान में, और 2 नजम ने कहा था इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। ठीक है, इसको देखते हैं, ये नेक्स्ट एग्जांपल, और इस पे कमेंट करें, आप बताएं जल्दी से। पहले डॉटेड लाइन से नीचे देखें, पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 रूट्स होंगे टोटल, और दोनों कहाँ पड़े हुए हैं? दोनों कहाँ पड़े हुए हैं? सर अगर राइट हैंड प्लेन में नहीं है तो फिर इमेजिनरी में राइट ऑफ प्लान में कोई भी नहीं है। अगर राइट ऑफ प्लान में कोई भी नहीं है तो लेफ्ट ऑफ प्लान में भी कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा Yes. सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, तो फिर इमेजिनरी में सिमेट्री हो की वजह जाएगा। से दोनों रूट्स कहाँ पड़े होंगे? इमेजिनरी में। इमेजिनरी में। दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे पड़े होंगे, बिल्कुल सही। तो दोनों इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, कोई राइट ऑफ प्लान नहीं होगा। टोटल रूट्स कितने बनने थे? 4। हाईएस्ट पावर देखें 4। 4। 2 हमें पता चल गए, बाकी 2 इस टॉप 3 रोज से पता चलेंगे। सो देयर आर नो साइन चेंजेस। तो लेफ्ट हैंड पोल। एग्जैक्टली, दोनों लेफ्ट ऑफ प्लान में पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, राइट ऑफ प्लान में 0 है। जल्दी से कमेंट करें इसके बारे में। सोच रहे हैं? जी सोच रहे हैं सर, सोच रहे ठीक है, ठीक है, सोच लें। सर जो डॉटेड लाइन से नीचे है वो मतलब 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल है। जी, तो सर उसमें जो 2 होंगे वो राइट हैंड साइड पे होंगे। ठीक हो गया, तो उसको सिमेट्रिक को बैलेंस करने के लिए मतलब 2 लेफ्ट पे चले जाएंगे। सही हो गया, उस हिसाब से इमेजिनरी तो कोई नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। और टोटल कितने हैं 5 पॉलिनोमियल? टोटल। टोटल 5 है। 4 हमें पता चल गया, 2 राइट पे हैं, 2 लेफ्ट पे हैं। एक कहाँ पे रह गया? एक जो रह गया वो कहाँ पे होगा? सर वो भी लेफ्ट पे होगा। वो हैं। लेफ्ट पे एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वो भी लेफ्ट पे ही होगा। तो इसको ना क्योंकि 3 साइन इसके साइन लेफ्ट। चेंज नहीं हो रहा। जी, इसके 3 जो है ना वो लेफ्ट ऑफ पे हैं, 2 राइट ऑफ पे हैं। ठीक है, तो 2 आर ऑन राइट ऑफ प्लान, 3 मस्ट बी इन द लेफ्ट ऑफ प्लान। ठीक हो गया। अब आगे चलें हम। यस सर। ठीक है, अब वो कहता है एलिमिनेटिंग अ पॉसिबल ऑड डिवाइजर। तो किसी भी ऑड पॉलिनोमियल में एक टर्म एस हमेशा आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है, दिस इज एन ऑड पॉलिनोमियल, और ऑड पॉलिनोमियल में हमेशा एस जो है ना एक फैक्टर लाजमी होगा, एस कॉमन होगा। तो जब आप एस कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो पॉलिनोमियल बचेगा दैट वुड ऑलवेज बी एन इवन पॉलिनोमियल। और इवन पॉलिनोमियल में की निशानी ये है कि इसमें अगर आप एस की जगह पे माइनस एस डाल देंगे तो पॉलिनोमियल के साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1। और जो एस फैक्टर कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब है कि ई जो रूट होगा वो आपका ओरिजिन पे होगा हमेशा फॉर दी ऑड पॉलिनोमियल। ऑड पॉलिनोमियल का एक रूट हमेशा ओरिजिन पे होगा, और जो बाकी जो इवन पॉलिनोमियल बचेगा उस इवन पॉलिनोमियल में जो रूट्स होंगे उसके ऊपर आप रोथ हार्वेट लगा के बता सकते हैं कि उसमें क्या सिचुएशन होगी सिमेट्री को सामने रखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये वही चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नथिंग न्यू। तो ओरिजिन के ऊपर जो रूट होगा वो भी सिमेट्री को फॉलो करेगा। सिमेट्री जो है ना दोनों के लिए, इवन पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है और ऑड पॉलिनोमियल के लिए भी सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें वो कहते हैं कि जब आप रोथ हार्वेट पे जाते हैं तो देयर आर मल्टीपल रूट्स। ठीक है, मल्टीपल रूट्स क्या होते हैं, और
ये क्यों क्रिएट होते हैं? वो इसलिए क्रिएट होते हैं कि राउथ हार्वेट में जो ज़ीरो रो है वो 2 दफ़ा अपीयर होती है। एक दफ़ा ज़ीरो अपीयर हुई है, फिर आपने उसको रिप्लेस किया विद द डेरिवेटिव ऑफ इट्स अबव पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स, और जब इसको राउथ हार्वेट को दोबारा कंटिन्यू किया तो एक दफ़ा फिर ज़ीरो रो आना शुरू हो गई। तो ज़ीरो रो इस वक्त इस वजह से आती है कि इससे ज़ीरो रो से जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल होता है, ये इस पॉलिनोमियल का डिवाइज़र होता है, कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है क्योंकि रिमाइंडर उसमें ज़ीरो आ जाता है। तो जब वो डिवाइज़र होता है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो आपके, अगर दोबारा ये रूट रिपीट हो रही है, ज़ीरो रो एक दफ़ा फिर रिपीट हो रही है, तो वो पॉलिनोमियल भी इसका डिवाइज़र होगी, ठीक है। उसमें भी रिमाइंडर ज़ीरो आया है, और देयर इज़ अ चांस कि जो रूट्स हैं जो अब आए हैं वो रिपीटेड रूट्स हों। तो ये मल्टीपल रूट्स इस चीज़ को कह रहा है। मल्टीपल रूट्स का मतलब है कि रूट्स आर रिपीटेड। अच्छा, आपको पता है कि जब रूट्स रिपीट कर रहे हो तो सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? एक दफ़ा हमने डिस्कस किया था कि अगर रूट्स रिपीट कर रहे हैं तो सिस्टम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है या मार्जिनली स्टेबल होता है? सर वो तो तो डिपेंड करेगा ना कि वो मतलब राइट हैंड प्लेन में या लेफ्ट हैंड प्लेन में। नजम, वो डिपेंड इस पे करता है। राइट ऑफ प्लान में तो अनकमेंट है ना कि राइट ऑफ प्लान में तो अगर रिपीट ना भी वो कर रहा हो तो वो सिस्टम अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाता है ना वो, तो क्योंकि उसमें तो रिपीट लेफ्ट रिपीट हैंड वाली प्लेन। कोई बात नहीं। अगर लेफ्ट ऑफ प्लान में है और रिपीट कर रहे हैं तो फिर सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, स्टेबल होगा। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है और रिपीट कर रहे हैं तो इमेजिनरी एक्सिस पे तो तब भी रिपीट कर रहा मार्जिनली होगा। स्टेबल होगा ना। नो, भूल जाते हैं ना आप लोग, फिर रिवाइज नहीं करते चीज़ों को। मेरा ख्याल है मुझे क्विज अब लेना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में क्विज कर लेता हूँ ताकि आप पढ़ के आएँ, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस पे अगर रूट्स रिपीट करें तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, राइट? ये नोट कर लें दोबारा से। तो अगेन मल्टीपल रूट्स उस वक्त आ सकते हैं अगर आपके पास राउथ हार्वेट में जो है वो कोई भी रो, जो रोज़ हैं वो मल्टीपल ज़ीरो रोज आ जाएं, तो उस वक्त देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो रूट्स हैं वो रिपीट कर जाएं, ठीक है। इसको ज़रा देखिएगा, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना चाहूँगा, बट एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सॉरी, ये वाले नहीं, ये वाली पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में इफ़ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द राउथ हार्वेट, देन यू विल सी कि एक दफ़ा ये एस की पावर 3 वाली रो ज़ीरो हो गई है। इसको फिर आपने कंटिन्यू करने के लिए इसका डेरिवेटिव लिया, तो डेरिवेटिव लिया इससे ऊपर वाली रो का, तो ये आपके पास रिजल्ट आया, और इसके कोफिशिएंट को आपने इसकी एस पावर 3 के कोफिशिएंट्स के साथ रिप्लेस किया 2496। उसके बाद इसको दोबारा जब कंटिन्यू किया तो ये एस पावर 1 जो है ना, ये फिर ज़ीरो हो गई। ये ज़ीरो हुई तो फिर आपने इससे ऊपर वाली रो को पकड़ा और फिर इसका डेरिवेटिव लिया, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 48s। तो 48s में 48 आपने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और फिर राउथ हार्वेट को कंप्लीट कर दिया। तो इसमें एक दफ़ा आपकी ये एस क्यू वाली रो कम ज़ीरो हुई थी, तो आपने इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दी इस जगह पे डॉटेड, और उसके बाद ये एस पावर 1 वाली रो ज़ीरो हुई थी, तो एस स्क्वेयर वाली रो के ऊपर अपने एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी। तो इसमें उसने डॉटेड लाइन ड्रा नहीं की, बट अगर हम डॉटेड लाइन यहाँ पे ज़ूम कर लें तो फिर हम इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर हम बता सकते हैं कि कितने रूट्स इसके कहाँ पे होंगे।
तो सबसे पहले ना आप सबसे लोअर वाली रो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो लोअर वाली डॉटेड लाइन है उससे स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसके ऊपर डॉटेड लाइन ड्रा नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली, अदरवाइज़ आप यहाँ पे डॉटेड लाइन अज्यूम करें, ठीक है। मैं यहाँ पे माउस को यहाँ प्लेस कर देता हूँ। तो इससे नीचे नीचे कितने रूट्स हैं जो कि कहाँ पड़े हुए हैं, कैन यू कमेंट? सर माउस कहाँ पे है आपका, नजर नहीं आ रहा। ओके, ये अभी माउस में मूव कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट, कैन यू हाँ सी दैट? अब आया नजर। आप बताएं ज़रा इसके इस रो से नीचे जो रूट्स हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? सर इससे नीचे दो, नहीं एक सेकंड, इफ इमेजिनरी, दो इमेजिनरी रूट है आई थिंक। बिल्कुल सही, दोनों रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी हैं। ठीक, ठीक है, सही कह रहे हैं, इसमें दोनों रूट्स इमेजिनरी हैं। अच्छा, उसके बाद आपने मूव होना है टुवर्ड्स दी पॉइंट जहाँ पे आपकी यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रा होगी, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के बाद वाली रो ज़ीरो हुई थी, तो इसके ऊपर हमने एक डॉटेड लाइन ड्रा करनी है यहाँ पे। इससे नीचे कितने रूट्स होंगे टोटल? पावर 4 है, 4 है तो 4 रूट्स होंगे। आप बताएं 4 रूट्स जो हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं? सर। ये इमेजिनरी में जाएंगे क्योंकि ना ही लेफ्ट हैंड साइड पे ना राइट पे हैंड पोल्स पे एग्जैक्टली, है। बिल्कुल सही। तो इसमें भी चारों के चारों रूट्स कहाँ पड़े होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी के ऊपर पड़े होंगे, ठीक है। और बाकी जो दो रूट्स रह गए हैं, क्योंकि पावर 6 है, तो वो कहाँ पड़े हुए हैं? लेफ्ट हाफ पे पड़ा हुआ है। साइन चेंजेस देखा ना, कोई नहीं है। तो एंड रिजल्ट ये है कि इसके जो 4 रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर हैं, और 2 रूट्स जो है ना वो लेफ्ट हाफ प्लेन है। और इसने ना इसके कंप्यूट भी किया हुआ है, ये यू कैन सी है, ये जो 4 हैं ये इमेजिनरी एक्सिस के रूट्स हैं, और ये 2 जो हैं वो लेफ्ट हाफ में है। तो कैन यू कमेंट बाय लुकिंग एट दिस के सिस्टम स्टेबल है या नहीं है? चार इमेजिनरी पे और लेफ्ट हैंड प्लान पे कितने हैं, दो हैं। तो अनस्टेबल फिर है सर, नहीं ये सिस्टम अनस्टेबल हाँ है। क्योंकि क्योंकि सर इमेजिनरी आ एक भी रहा अगर सर एक भी इमेजिनरी पे आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। नहीं 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 है। नहीं, सर वो आप इमेजिनरी पे रूट्स अगर आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा अनटिल दे आर रिपीटेड। हाँ सॉरी, अगर रिपीटेड, हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं ये रूट्स रिपीटेड हैं। +2 पे 2 पड़े हुए हैं, -2 पे भी 2 पड़े हुए हैं, हम्म ठीक है। हाँ तो दिस सिस्टम अनस्टेबल है। सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द रिपीटेड इमेजिनरी एक्सिस रूट। रिपीटेड रूट्स है क्योंकि इमेजिनरी पे, ठीक उसकी वजह से बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। है जी। ओके, आई होप के ना आपको ये राउथ हार्वेट आप कंप्लीट समझ आ गया होगा, जिसमें सारे सिनेरियोज भी हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ज़ीरो किसी कॉलम की पहली एंट्री ज़ीरो आ जाए तो क्या करना है, पूरी रो ज़ीरो हो जाए तो क्या करना है, मल्टीपल रोज आ जाए तो वो ज़ीरो हो जाए तो क्या करना है, और फिर उसमें पहले कॉलम को देखते हुए रूट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करना है, वो कैसे करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। आई होप कि ना आप इस पोजीशन में हैं कि अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो किसी भी ऑर्डर का, तो आप उसके ऊपर राउथ हार्वेट लगा के ये बता सकते हैं कि इसके राइट ऑफ प्लान में कितने रूट्स हैं, कौन से रूट्स इमेजिनरी हैं, कौन से रूट्स जो लेफ्ट ऑफ प्लान में पड़े हुए हैं। तो ये कुछ आपको ड्रिल प्रॉब्लम्स गिवन है, जिनको आप राउथ हार्वेट लगा के बता सकते हैं, या ये शुरू वाले जो है ना ये कोफिशिएंट टेस्ट से कर रहा है, जो अगले जो हैं वो लेट्स से यहाँ पे ये वाला जो ड्रिल प्रॉब्लम 2.11 है, इसके ऊपर राउथ हार्वेट टेस्ट लगा के वो बता रहा है कि इसके राइट ऑफ लाइन में कितने रूट्स हैं। तो ये कहता है दी राउथ हार्वेट टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स माइट इन्वॉल्व
column zeros. For each polynomial, use the array to find the number of roots in the right of plane of the complex plan. Right of the complex plan. ठीक है, तो ये सारे आप ड्रिल प्रॉब्लम्स वन बाय वन जरा करें। ठीक है, इस पे भी राउथ ऑर्बिट 2.10 में भी राउथ ऑर्बिट लगाएं और बताएं कि कितने रूट्स हैं जो कि राइट ऑफ प्लान में हैं। इसमें आप देखोगे कि कोई रूट राइट ऑफ प्लान में नहीं है, इसमें 2 आ रहे होंगे। इसके टोटल जो 5 रूट्स हैं उनमें से 4 जो है ना वो राइट ऑफ प्लान में पड़े हुए हैं। इसके 5 रूट्स में से 2 राइट ऑफ प्लान में पड़े हुए हैं। इसी तरह से आपको ये वाले पॉलिनोमियल्स हैं, इसको देखें, इसमें कोई भी राइट ऑफ प्लान में नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, और ये आपने ये सारी ड्रिल प्रॉब्लम्स वन बाय वन देखनी है, इसके आंसर्स भी गिवन है। You can see in this case as well how many are in the right half, how many left half, how many of them are imaginary. तो ये आप करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये एक ड्रिल प्रॉब्लम जिसमें बताना है कि जो सिस्टम गिवन है वो स्टेबल है या नहीं है। तो ये देख लेते D2.14 फिगर, दिस वन D2.14 फिगर, दीज आर द 3 सिस्टम्स जिसके ऊपर वो कहते हैं जी कि ये जो सिस्टम है सिस्टम ए, इसके ऊपर कमेंट करें कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? इसी तरह से अगर ये सिस्टम गिवन है जो कि इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, तो इसके बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करना चाहें, अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे करेंगे हम? ये एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है सिस्टम की। अगर आपको ये स्टार्टिंग पे ये वाला दे दिया जाए प्रॉब्लम और कहा जाए कि बताएं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तो क्या प्रोसीजर होगा? पोल्स देखेंगे ना सर इसके, उससे पता चलेगा। क्या करेंगे? पोल्स देखेंगे सर, उससे पता चलेगा। यहाँ पे कहाँ पे पोज में प्रोसीजर बताओ ना, करना कैसे है इसको? मैं फिगर सर ए जो के इसके बताता हूँ, फिगर सर ए जो के इसके बारे में बताओ। हाँ, डिनोमिनेटर्स हैं सर उसके s² + 4 है जैसे, इसी तरह आपके नहीं, पास s+3 है एक। हाँ तो नहीं, ये तो आपका सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन नहीं है। ये तो उसके ब्लॉक्स हैं डिफरेंट। कोई और बताना चाह, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना आप? मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इसके पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की। ये मेरा जो अभी फिगर ए है, इसमें जी। कोई प्लांट भी है, कोई आपके पास फीडबैक भी है, तो ये सारा कुछ मिलके एक सिस्टम बन रहा है। ठीक है, दिस अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। इसकी एक आउटपुट है और एक इनपुट है। तो इसके लिए मैं स्टेबिलिटी चेक करूँगा। तो स्टेबिलिटी किस चीज़ की टेस्ट करते हैं हम? सिस्टम की करते हैं। जी सर। कैसे टेस्ट करते हैं? वो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है यस सर, उसके ऐसे ही है। ऊपर हम टेस्ट करते हैं। तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है इसमें? कैन यू टेल मी कि सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड होगा? व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज y(f(s) over r(f)(s). डे 1 से पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसफर फंक्शन क्या है? y(f(s) over r(f)(s). यस सर, ऐसे ही है। तो y(f(s) over r(f)(s) कैसे आएगा जब इसमें एक ये फॉरवर्ड पाथ भी है, फीडबैक पाथ भी है? तो इसका ना मुझे एक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करके इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके पोल्स आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। जब मैं एक ब्लॉक में करूँगा तो वो जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का एक न्यूमिनेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। यस जो सर। डिनोमिनेटर होगा जो पॉलिनोमियल, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मैं इसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करूँगा। ठीक हो गया? और करंटली ये क्योंकि 2 इमेजिनरी आ जाएंगे पोल्स तो रिपीटेड में, और इसके अलावा एक लेफ्ट हैंड प्लेन में है, तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा नहीं सिस्टम। नहीं नहीं नजम,
अभी आप इस तरह से नहीं होगा, पहले ना आप इसके ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट करेंगे इनटू ब्लॉक, एक ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे। मैं एक मिनट ना इसके ऊपर बताता हूँ आपको, एक मिनट। ये आपके पास सिस्टम इस तरह से है, एक ब्लॉक, ये आपको नजर आ रहा है? जी आ रहा है सर, बेहतरीन। ये आपके पास y है, r, इसको मैं g1 क्या लेता हूँ, इसको मैं g2 g1 g2 आपको वहां पे गिवन थे, ठीक है। व्हाट वुड बी y ओवर r जी, g1 ओवर 1 प्लस g1 g2 ये इक्वेशन बनेगी। ठीक, समझ गए हो? 3 over आप s plus 3 divided by ये 1 क्या है, plus 3 ओवर s स्क्वायर प्लस 4 था आई थिंक। नहीं, 4 over s square plus 4 है। एक मिनट, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। This one is 4 over s square plus 4. 4 And what was this 3 over? 3 over s plus 3। तो यहाँ आ जाएगा 4 over s square plus 4, 1 plus 4 over s square plus 4 into 3 over s plus 3। ठीक है, ठीक है स्क्रीन में विजिबल है आपको? सर, ये थोड़ा कैमरा बड़ा कर दें काइंड। हाँ अब ठीक है। अब इसको ना आपने मैनिपुलेट करना है, एलसीएम वगैरह लें, सिंप्लीफाई करें, तो एक आपके फ्रैक्शन आ पास जाएगी। एक न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल आ जाएगा और एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल आ जाएगा। यस सर। इसको लेके ना फिर आपने इसके पर स्टेबिलिटी टेस्ट करना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, समझ आ गई। इसी तरह से आप अगर आपको ये प्रॉब्लम गिवन हो तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, वाई एफ एस ओवर आर एफ एस। यस सर, उसी फार्मूले से ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा जो अभी आपने इसमें बताया। देखेंगे, पहले पाथ फाइंड करेंगे, फिर इसके लूप्स फाइंड करेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर को फैक्टर्स निकालेंगे, फिर वो जेनेरिक फार्मूला लगाएंगे टी एफ एस P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, इसी तरह से फिगर सी पे जाएंगे, इसका ट्रांसफर फंक्शन वैसे निकालना है, पहले इनको रिड्यूस करना है, एक ब्लॉक बन जाएगा, इसके सीरीज में ये ब्लॉक आ रहा है, दोनों ब्लॉक आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर एक ब्लॉक आएगा, उस ब्लॉक को फिर एक फीडबैक लगी हुई है। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस तरह की एक एग्जांपल करने को कहूँ कि भाई आपको एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उस ब्लॉक डायग्राम को आप रिड्यूस करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करें। ठीक ठीक। या यस फिर मैं सर। कहूँ कि एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, उससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के बाद इस सिस्टम की स्टेबिलिटी टेस्ट कर लें। सही। तो बी रेडी फॉर द क्विज इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ठीक है सर। सर मिड में सर कितना पहले कोर्स रहेगा? असाइनमेंट एक दे दे, उसके बाद अगर क्विज लेनी है तो ले लें। नहीं समझ नहीं आई क्या कह रहे हो या? सर एक असाइनमेंट दे दे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, जो जो चीज हमने करनी है सर, उसके बाद नहीं बेशक क्विज ले लें। या ये जो आपको मैं कह रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन वाला, तो ये आपको असाइनमेंट जी ऑलरेडी जी मैंने दी हुई है। तो यू कैन आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन जिसमें कि आपको ये ब्लॉक डायग्राम गिवन हो, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, बस इतना सा क्विज होगा। ठीक ठीक। या फिर मैं आपको कहूँगा दे दूँगा ब्लॉक डायग्राम गिवन है, आप उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लें और उससे सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन निकाल लें और फिर कंपेयर कर लें कि दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक सर। तो स्टेबिलिटी का टेस्ट मैं फिर बाद में ले लूँगा, वो कोई मसला नहीं। सर ये आपसे पूछना अब था कि मिड में सर कोर्स जो है वो इस क्लास तक होगा या कितनी क्लास है? क्योंकि सर मिड 12 से है ना।
जो मिड तक है ना, वो जितना हम एक क्लास पहले तक पढ़ लेंगे ना, वहां तक आएगा। एक क्लास पहले मतलब जी। आज तक ना फिर? मतलब अगर नेक्स्ट वीक में तो आपका मिड नहीं है ना, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक होगा अगर हुआ तो उसमें ये है कि जो चीज़ हम नेक्स्ट थर्सडे तक पढ़ेंगे वो इंक्लूड होगी, फ्राइडे वाली फिर स्किप कर लेंगे हम। तो अभी कल की नेक्स्ट क्लास भी इंक्लूड थर्सडे। होगी और नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास भी इंक्लूड होगी, हो सकता है इसमें हम सर ये क्विजेज वगैरह का भी बता दीजिए, क्या हिसाब किताब है? आपने अभी तक एक ही क्विज लिया। क्विज जो है ना वो कल की क्लास में हम क्विज भी कर रहे हैं ऑनलाइन। आपको मैं एक प्रॉब्लम दे दूंगा, आपने ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और कैनवस के ऊपर अगर सारे लोग हैं मेरा ख्याल है, उस पर अगर नहीं है तो वो उसमें ऐड हो जाए, या मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, वो कोई मसला नहीं है, फिर आप मुझे उसका सलूशन ईमेल कर देना। सर ओके। क्लास के आखिर में रखिएगा काइंडली क्विज कल। कल क्या है? मैंने कहा सर कल क्लास के आखिर में क्विज रखिएगा काइंडली। चलें ठीक होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। ओके देन फिर। तो ओके सर। सर अच्छा सर, वो असाइनमेंट जो है वो मैंने आपको ईमेल कर दी थी, मुझे कैनवस का पता नहीं था उसी वक्त, लाइक डेडलाइन के अंदर अंदर। ठीक है, वो ठीक काइंडली है, अपना ईमेल चेक कर लीजिए, ठीक है? थैंक ठीक यू। है। सर सर मेरी भी दोनों असाइनमेंट सबमिट है सर, मेरी कैनवस के ऊपर एक भी सबमिट नहीं हुई, तो काइंडली मेरे भी वो मार्क्स कर लें। ठीक है, कैनवस सर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लें आप लोग, बेहतर है। सर आपने कहा था ना असाइनमेंट 1 कंप्लीट नहीं है, तो वो सर मैंने आपको जो फाइल पहले ईमेल की हुई है ना उसमें सारे क्वेश्चन दिए मैंने, जो आखिरी के 2 क्वेश्चन है ना वो लास्ट पेज पे किए मैंने, पेज नंबर 8 पे। 8 पेजेस की मेरी असाइनमेंट थी, तो वो बाकी के 2 साल उस एक ही पेज पे हुए हुए हैं। चले वो मुझसे डिस्कस कर लो आप बाद में। ठीक है सर। ठीक है फिर, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आज की क्लास से रिलेटेड? नो सर, क्लियर है। चलें, समझ आ गई है कुछ या नहीं? यस सर। चलें, ये अच्छी बात है कि आप, ये वाला टॉपिक ज़रा आप खुद देख लो, इसमें 2.6 में पैरामीटर शिफ्टिंग, इसमें जो आप देखें जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसमें एक की वेरिएबल आ रहा है। अब जब इसका आप इसके ऊपर राउथ हार्वेट लगाएंगे तो ये की ऐसे ही चलता रहेगा इस सिस्टम में, इसके अंदर, ठीक है? तो के वाला फैक्टर जो है ना वो हर यहाँ पे कॉलम के अंदर भी अपीयर होगा, और इसको देखते हुए फिर आप देखेंगे इस वेरिएबल की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए कि सिस्टम आपका स्टेबल रहे। अगर ये के वेरी कर सकते हैं, अगर आप ये आपके कंट्रोल में है के की वैल्यू, तो के की किन वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। कि आप कहते हैं कि आपको पता है कि जो पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम में अगर सिस्टम स्टेबल उस वक्त होगा जब इसके पहले कॉलम में नेगेटिव साइन ना आ रहे हों। तो अगर आप ये के की वैल्यू को देखें, यहाँ पे के आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव हो जाता है फॉर एग्जांपल के, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव आ रहे थे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन चेंज होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट सिस्टम रिमेन्स स्टेबल? तो के शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ऑफ कोर्स ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है ना? तो पहले कॉलम में सारे साइन अगर पॉजिटिव हैं तो फिर सिस्टम, साइन चेंज नहीं होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो के शुड रिमेन पॉजिटिव। और इसी तरह से आपका ये वाला जो फैक्टर टर्म है, ये इस कॉलम में जो पहली टर्म ये वाली टर्म आ रही है, इस कॉलम की जो भी पहली टर्म्स हैं उनमें से ये भी एक पहली टर्म आ रही है 6 माइनस 2k/3। दिस टर्म शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। और यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, के शुड बी greater than 0 and less than 3. If you keep the value of k between these limits, then only then the system will remain stable, ठीक है? तो स्टेबिलिटी के लिए कोई पैरामीटर अगर आपका पॉलिनोमियल में आ रहा है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू
को आप किस रेंज में सेट करें कि सिस्टम की स्टेबिलिटी जो है ना वो मेंटेन रहे, तो वो इस चीज़ को अगर आप देख लीजिएगा कि की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके ऊपर जो है ना इसमें ये कमेंट किया हुआ सही है। तो यहाँ पे भी के की रेंज तो निकाली है आई थिंक सो, बल्कि इसके ऊपर वो कहते हैं कि के की वैल्यू के ऊपर ना हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो अगर कोई इस तरह का सिनेरियो आता है कि के की वैल्यूज खुद इमेजिनरी बन रही हैं, तो देन यू कैन नॉट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम के की वैल्यू से सिस्टम की स्टेबिलिटी किन वैल्यू से के ऊपर सिस्टम स्टेबल होगा। तो यह कहते हैं द ओरिजिनल पॉलिनोमियल दस हैज राइट ऑफ n पोल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, तो इसमें कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते इस के ऊपर, क्योंकि के इटसेल्फ क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। तो अगर इस तरह की सिनेरियो आती है कि के भी खुद स्क्वायर हो रहा है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक बन रहा है और क्वाड्रेटिक में भी उसकी वैल्यूज इमेजिनरी हैं, तो फिर ज़रा सा डिफ़िकल्ट होगा कि इसके ऊपर मैं कमेंट करूँगा कि किन वैल्यूज़ के ऊपर ये सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन कुछ सिंपल केसेस में हम कमेंट कर सकते हैं, जैसे इस केस में हमने कहा कि के की इन वैल्यूज़ के लिए सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 3 देन सिस्टम वुड बी अनस्टेबल। ठीक है, ओके। तो ये चौथा आर्बिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे अबाउट दी सिस्टम टाइम रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यस सर। तो अभी जो है ना इसको मैं स्टॉप करता हूँ।